का राष्ट्रपति, जो कि पॉलिटी के महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है और ये टॉपिक हमेशा हर किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। यहाँ से हर एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न जरूर आता है, चाहे वो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी या फिर डिफेंस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन कर रहे हो, हर जगह पे इस टॉपिक से जरूर क्वेश्चंस आते हैं। उनमें जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट को लेकर के जो आर्टिकल्स होते हैं, जैसे किस आर्टिकल में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, उसकी पावर क्या है, किस आर्टिकल में कौन सी पावर लिखी गई है, उसका इलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इसके अलावा उसकी इम्पीचमेंट की जो प्रोसीजर होती है, जैसे कि हम बात करते हैं कि उसके ऊपर जो महाभियोग लगाए जाते हैं वो किस तरीके से यहाँ पे अप्लाइड होता है, इसके बारे में भी यहाँ पर पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। और ये सभी चीजें मैं आपको इस सिंगल वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, जहां पर राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन से या फिर जितने भी टॉपिक बन सकते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो सभी मैं यहाँ पर लेकर के आ रहा हूं। और ये वीडियो खासकर से आपके आने वाली जो अगला एग्जाम है, जिसमें आरआरबी एनटीपीसी का जो पेपर होने वाला है 7th फेज, एसएससी सीएचएसएल का पेपर होने वाला है जो कि अभी बाद में पोस्टपोन्ड हो गया था वो, और सीजीएल का जो पेपर होने वाला है, ये सभी पेपर आपको अगस्त में होने वाले हैं। इसके अलावा यूपी का जो पेपर होने वाला है, यूपी टीईटी, वो पेपर, यहाँ पर इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं ये टॉपिक लेकर के आया हूँ। और अगर आप इसे तैयार कर लेते हो तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स इंक्रीजमेंट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैं इस वीडियो में यहाँ का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, जो भी टॉपिक्स होंगे उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो इसलिए आप इसको जरूर पूरा का पूरा देखें। चलिए मैं बात करता हूँ अभी अपने करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज रामनाथ कोविंद। भारत के 14वें प्रेसिडेंट हैं, 14वें राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी। इसके पहले ये 2015 से 17 में बिहार के गवर्नर रह चुके थे। अब बात करते हैं इनके बॉर्न की, यानी कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 1 अक्टूबर 1945 को इनका जन्म हुआ था। अब तक इनकी उम्र 75 साल हो गई है और रिसेंटली ये सुर्खियों में भी थे अपने इनकम टैक्स को लेकर के, तो मैं भी उनके ऊपर आपने इनके बारे में जाना होगा, वो वीडियो भी मैंने बना चुका हूं, आप उसे जाकर देख सकते हैं। इनकी वाइफ का नाम सविता कोविंद है और ये भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। इनकी एजुकेशन दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, डीएवी कॉलेज कानपुर से इनकी हुई है। तो अपने प्रेसिडेंट के बारे में आपने ये ब्रीफ नॉलेज जानी, और मैं यहाँ पे फाइनली बात करने वाला हूँ कि ये जो पेपर होगा वो आपके जो भी एग्जाम है, चाहे सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, बैंकिंग, रेलवे, पीएससी, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आप ध्यान से देखिए और ध्यान से समझने की कोशिश करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवशंकर तिवारी और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस पे। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां पर जाकर के आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं और अभी से जाकर आप वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको जाननी चाहिए, जैसे कि मैंने अपने चैनल पे जो भी बायोग्राफी सीरीज लेकर के आई है, उसमें आप भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, इसके अलावा मिल्खा सिंह, स्वामी विवेकानंद, अटल बिहारी वाजपेयी और भी कई लीडर्स के बारे में मैंने यहाँ पर वीडियो अपलोड की हैं, आप उन्हें जाकर जरूर देखिए। वहां पर आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप सब्जेक्टिव जीके में जा सकते हैं, जहां पर मैं रोजाना जीके का डोज एक हर रोज लेकर के आता हूं। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके एग्जाम के 1 लाइनर जो क्वेश्चंस होते हैं उसे आप ध्यान से पढ़ सकते हो, वहां से आपका 1-2 नंबर जरूर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा क्विज कंपटीशन भी होती है रोजाना, और अभी जो मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो मैं वीडियो डाल रहा हूं, इसके ऊपर ही मैंने लगभग 60 क्विज क्वेश्चंस का वीडियो तैयार किया है, आप उसे भी जरूर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेकर। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के अनुसार हमारे भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से स्टार्ट होता है और पहला ही आर्टिकल है अनुच्छेद 52 भाग 5 का, जिसमें यह बोला गया है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा आर्टिकल 52 में लिखा गया है। और इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपके पेपर में कि भारत का राष्ट्रपति होगा, ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो आर्टिकल 52 आपका आंसर हो जाएगा।
आर्टिकल 53 की बात करते हैं, अनुच्छेद 53 की, जिसमें बताया गया है कि जो भी यूनियन होगी उसका जो एग्जीक्यूटिव पावर होगा यानी कार्यपालिका का जो मेन हेड होता है वो होता है भारत का राष्ट्रपति, और वो इस कार्यपालिका को डायरेक्टली या फिर अपने सबऑर्डिनेट के थ्रू रूल करता है। तो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो उसके आर्टिकल्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको इन्हें नोट डाउन जरूर कर लेना चाहिए। ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स इन इंडिया। बिल्कुल, जो भी भारत की जो सेना है, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो या फिर नेवी हो, इनका जो सुप्रीम कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है। आपने सीडीएस का नाम भी सुना होगा, जिसे बोलते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। डेफिनेटली वो तीनों सेनाओं का नेगोशिएटिव एजेंट है, एक्चुअली जो वो तीनों सेनाओं के बीच में नेगोशिएशन का काम करता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। लेकिन जो प्रेसिडेंट होता है वो तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। अभी रिसेंट में जो एमटीएस का एग्जामिनेशन हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का जो डिफेंस का सुप्रीम कमांडर है वो कौन होता है। तो उसमें बिपिन रावत का भी नाम था, राष्ट्रपति का भी नाम था, मनोज मुकुंद नरवणे का भी नाम था। तो इस तरह से बच्चे वहां पे कंफ्यूज हो गए थे कि सुप्रीम कमांडर कौन था, और ज्यादातर बच्चों ने वहां पर सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का आंसर करके आ गए थे, जो कि गलत था। यहाँ पर इसका आंसर राष्ट्रपति होना चाहिए था, और इसलिए आपको ये चीज लर्न कर लेनी चाहिए। इसके अलावा जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है यानी कि संवैधानिक जो सबसे शीर्ष जो पदवी होती है वो भारत के राष्ट्रपति का होता है। भारत का राष्ट्रपति ही भारत का सबसे पहला व्यक्ति माना जाता है, और यही एग्जीक्यूटिव हेड होता है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति का इलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, इसे भी आपको जानना चाहिए, और किस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसके क्या इलेक्टोरल कॉलेजियंस होते हैं, और कौन कौन लोग इसके चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। क्या भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्टली होता है या इनडायरेक्टली होता है, या फिर उसका कोई अलग प्रोसीजर होता है, ये सब आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट प्रोसीजर से नहीं होता। हमारे द्वारा जो एमपीज सिलेक्ट किए गए हैं, हमारे द्वारा जो एमपी जो इलेक्ट किए गए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि पार्लियामेंट के जो सदस्य हैं वो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके द्वारा ही उनको वोटिंग दी जाती है। तो सबसे पहले हो गए इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दूसरे नंबर पे आते हैं इलेक्टेड एमएलएज ऑफ द स्टेट यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्यों की जो विधानसभा है उसके जो सदस्य हैं, जो इलेक्टेड सदस्य हैं, वो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा हमारी जो यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में से दो यानी कि दिल्ली और पुदुचेरी के जो वहां पर एमएलएज हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। इससे भी क्वेश्चन कई बार सीडीएस के एग्जाम हो गया, एनडीए का एग्जाम हो गया, या फिर यूपीएससी के पेपर में इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, जिसमें ये पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं या फिर कौन इसमें भाग नहीं लेता है, ये भी प्रश्न आता है। तो ये जो तीन चीजें जो मैंने बताई, सिर्फ इनके अलावा और कोई भी भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि जो अपना पार्लियामेंट है उसके इलेक्टेड मेंबर्स, राज्य की विधानसभा के इलेक्टेड सदस्य, और दिल्ली और पुदुचेरी के जो इलेक्टेड सदस्य हैं वो इसमें भाग लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा और लोकसभा में जो नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं, जिन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, यानी कि आपने को पता होगा कि भारत के लोकसभा में 12 सदस्यों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, और राज्यसभा में 2 लोग जो एंग्लो इंडियन होते हैं उसे नॉमिनेट करता है। तो ये कुल 14 लोग जो होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये उनमें कोई भाग नहीं लेते। आर्टिकल 55 क्या बोलता है? अभी तक आपने आर्टिकल 52 देखा, 53 देखा, 54 देखा, और ये 55 है। आर्टिकल 55 में क्या होता है कि मैनर ऑफ इलेक्शन है, राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होगा, कौन कराएगा, क्या उसकी विधियां होंगी इलेक्शन कराने की, वो सभी के सभी डिटेल जो है आर्टिकल 55 में बताया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो यूनिफॉर्मिटी के साथ होनी चाहिए, यानी एक रूपता होनी चाहिए। उसमें जो भी एमपीज और एमएलए जो भाग ले रहे हैं उनका वोटिंग का जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो एक स्वरूप में होना चाहिए। सबके वोटिंग का जो राइट है वो एक जैसा ही होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर भारत आर्टिकल 55 में बताया गया है।
इसके अलावा द इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जी बिल्कुल, आपको ये ध्यान देना चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि अनुपातिक प्रणाली में होता है। अनुपातिक प्रणाली होने का मतलब ये होता है कि उसकी जो वोटिंग दी जाती है, अगर सपोज दैट 3 प्रेसिडेंट उम्मीदवार हैं, राष्ट्रपति के उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, 3 है, तो आप जब वोटिंग देने जाओगे, जो भी एमपीज और एमएलएस होंगे जो वोटिंग देंगे, वो तीनों के लिए वोट देंगे और वहां पर उन तीनों को प्रायोरिटी वाइज वोट दिया जाएगा कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दे रहे हो, सेकंड प्रायोरिटी किसको दे रहे हो और थर्ड प्रायोरिटी किसको दे रहे हो। यानी कि तीनों को वोटिंग दी जाएगी सीक्रेट बैलेट पेपर के माध्यम से, और इसमें जिसको सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी मिली होगी वही इलेक्शन जीत पाता है। अगर फर्स्ट प्रायोरिटी में तीनों को समान वोटिंग मिल जाती है या फिर 2 लोगों को समान फर्स्ट प्रायोरिटी मिल जाता है, तो वैसे में सेकंड प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसको मिली है उसको चुना जाता है, और जिसको सबसे ज्यादा मिली रहेगी वही प्रेसिडेंट का पोजीशन होल्ड करेगा। इसके अलावा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट होता है, किसी भी तरह का कोई वहां पर डाउट होता है, तो इसका निपटारा कौन करेगा, इसका डिसीजन कौन लेगा, तो ये आंसर होता है सुप्रीम कोर्ट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। आप अगर एग्जाम में इसके पहले आपने दिए हैं और आपकी तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, और यहाँ पर अक्सर लोग गलतियां कर देते हैं। कभी कभी लोग यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट आंसर करके आ जाते हैं कि अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन, या फिर इलेक्शन कमीशन आंसर करके आ जाते हैं, जबकि गलत है वो। अगर प्रेसिडेंट के चुनाव में किसी भी तरह की धांधली होती है, वहां पे कोई डिस्प्यूट होता है, तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है। इसके अलावा जो इलेक्शन को कंटेस्ट कराने की जो जिम्मेदारी होती है वो भारत के इलेक्शन कमीशन यानी कि निर्वाचन आयोग के ऊपर होता है। निर्वाचन आयोग ही भारत के राष्ट्रपति का इलेक्शन करवाता है। तो इस तरीके से ये जो महत्वपूर्ण डिटेल्स है आप देख रहे हो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इस वीडियो को पूरा एट द लास्ट, क्योंकि ये सिंगल वीडियो है जिसमें मैंने सब कुछ बताया है, आर्टिकल बताया है, उसकी पावर बताई है, उसके इलेक्शन कैसे हो रहे हैं, ये सारी की सारी डिटेल मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। आगे मैं बात कर रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे अब तक एकमात्र ऐसे प्रेसिडेंट रहे हैं नीलम संजीवा रेड्डी जो अनअपोज्ड इलेक्ट हुए, यानी कि उनकी अपोजिशन में अभी तक कोई भी नहीं था, वो एकमात्र खड़े हुए थे और उनको वोटिंग दिया गया था। जबकि ऐसा कई बार होता है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम के टाइम पर भी क्या हुआ था कि एपीजे अब्दुल कलाम का जब इलेक्शन हो रहा था तो उनकी अपोजिशन में खड़ी थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, और इसीलिए जो अब्दुल कलाम जी थे वो कंटेस्ट से बाहर हो गए थे। तो कहीं ना कहीं हर बार राष्ट्रपति के इलेक्शन में कोई ना कोई अपोजिशन में रहता ही रहता है। लेकिन नीलम संजीवा रेड्डी, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो नीलम संजीवा रेड्डी एकमात्र ऐसे अपने प्रेसिडेंट हैं जिनकी अपोजिशन में कोई भी खड़ा नहीं हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लगातार दो बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, भारत के राष्ट्रपति बने। वन लाइनर जी के क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन्हें ध्यान से चाहो तो आप राइट कर लो, या फिर इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। 2 प्रेसिडेंट ऐसे हुए हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फर्रुखादीन अली अहमद, जो अपने ऑफिस के यानी अपने कार्यकाल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन और फर्रुखा अली अहमद। ये है मेरा अगला आने वाला वीडियो जिसमें मैं कुल महत्वपूर्ण 60 प्रश्नों को कराने वाला हूं, और अभी जो मैं आपको बता रहा हूं, अभी अब जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, इसी के बिहाफ पर मैंने 60 महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए हैं। उन प्रश्नों को जाकर आप सॉल्व करिए और आप चेकआउट करिए कि आपने अभी जो पढ़ा इस वीडियोज में, आगे अभी ये वीडियो कंटिन्यू होने वाली है, यहाँ पर आपको स्टॉप नहीं करना है, अभी बहुत लंबा चलने वाला वीडियो। तो थोड़ा आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं कि महत्वपूर्ण 60 प्रश्नों का एक मैं क्विज लेकर के आ रहा हूँ, जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद होगा एज अ प्रैक्टिस, कि ये जो पूरा वीडियो है इसको पढ़ने के बाद आपको कितना याद रह पाता है, इसलिए आप जरूर जाकर इस वीडियो को भी देखिएगा। चलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूं कि किस तरीके से प्रश्न वहां पर पूछे जाएंगे। जैसे कि ये प्रश्न है कि भारत संघ की कार्यपालिका के प्रधान को क्या कहते हैं? व्हाट इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडियन यूनियन कॉल्ड? प्रश्न जो भी होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों होंगे, और इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और वहां पर आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करना होगा, और आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। देखता हूं कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। अब बात मैं करने वाला हूं टर्म्स ऑफ ऑफिस आर्टिकल 56।
अनुच्छेद 56 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का कितना कार्यकाल होता है ये बताया गया है, और री इलेक्शन यानी कि क्या राष्ट्रपति का दोबारा चुनाव हो सकता है, इसके बारे में भी क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो टर्म की बात करें तो भारत का राष्ट्रपति का जो कुल कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। अगर वो रेजिग्नेशन देता है अपने कार्यकाल कंप्लीट होने से पहले ही, तो उसे वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देना होता है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो दोबारा इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, वो दोबारा चुनाव में शामिल हो सकता है और उसे विन कर सकता है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन। राष्ट्रपति की जो इलेक्शन में भाग लेने के लिए उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और उसकी शर्तें क्या कंडीशन होनी चाहिए, आर्टिकल 59 में बताया गया है। तो आर्टिकल 58 जो कि उसके क्वालिफिकेशन के बारे में बताता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या शर्त होनी चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति उसमें पार्टिसिपेट कर सके, आर्टिकल 59 है। और शपथ ग्रहण करता है राष्ट्रपति तो उसके शपथ ग्रहण की प्रक्रिया क्या होगी, कौन उसको शपथ दिलाएगा, वो है आर्टिकल 60। तो इस तरीके से मैंने 52 से लेकर के 60 तक ये आर्टिकल आपको मैंने कंप्लीट कराया है। इसमें बता दूं कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है भारत के राष्ट्रपति की, सबसे पहली चीज कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये जरूरी है। इसके अलावा उसकी उम्र 35 साल होनी चाहिए, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव में खड़े होने के लिए मिनिमम उम्र कितनी होती है। तो कुछ लोग 30 साल लगाकर आ जाते हैं, जो कि गलत होता है। एक्चुअली ये जो होता है वो 35 ईयर्स होता है, 35 साल कम से कम। इसके अलावा वो ऐसी एलिजिबिलिटी रखता हो कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सदस्य बनने की उसके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तब जाकर के वो भारत का राष्ट्रपति का चुनाव में शामिल हो सकता है। इसके अलावा अगर वो किसी भी प्रॉफिट ऑफ ऑफिस को होल्ड कर सकता है, ये उसकी शर्तें हैं कि किन किन शर्तों पे भारत का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, यानी उसके चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। इसके अलावा वो किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का सदस्य नहीं होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसमें से किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर वो ऐसा है, अगर वो सदस्य है तो वो खड़ा हो सकता है, लेकिन उसे अपनी सीट को वैकेंट करना पड़ेगा, अपनी सीट को खाली करना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी प्रेसिडेंट खड़ा होगा उसके लिए कम से कम 50 लोग ऐसे होने चाहिए जिसके द्वारा उसे सब्सक्राइब्ड किया गया हो, मतलब उसे प्रपोज किया गया हो, और 50 ऐसे लोग हो जो उसे इलेक्ट किए हों। तो कुल मिला के अगर 50 से कम लोग उसके लिए प्रपोज करते हैं, जैसे कि अगर कोई प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो उस पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से ऐसे 50 लोग होने चाहिए जो उसको नॉमिनेट करते हो कि हाँ इन्हें राष्ट्रपति बनने चाहिए, उनके नाम को लेकर के वोटिंग होती है। अगर 50 से कम लोग किसी को भी वोट करते हैं तो वो एलिजिबल ही नहीं हो पाएगा कंटेस्ट में खड़े होने के लिए। तो ये भी क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर नोट डाउन करते जाइएगा। इसके अलावा उसकी जो ओथ होती है यानी कि शपथ ग्रहण होता है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अगर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है, अब्सेंट है, तो उस उच्चतम न्यायालय में जो सबसे मोस्ट सीनियर जो जज होगा वो भारत के राष्ट्रपति को वहां पर ओथ दिलाता है, शपथ दिलाता है। इमोल्यूमेंट्स, अलाउंस और प्रिविलेज, ये जो भारत सरकार को जो भी भत्ते मिलते हैं, जो भी उसको सुविधाएं मिलती हैं, ये पार्लियामेंट के द्वारा अगर एक बार डिटरमाइन कर दिया जाता है तो उसे वो दोबारा हटा नहीं सकता जब तक कि उसका टर्म है। तो ये भी एक कंडीशन है भारत के राष्ट्रपति को लेकर के। इसके अलावा अगर एक और राइट है भारत के राष्ट्रपति को कि अगर वो किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व है तो दैट ही कैन नॉट बी अरेस्टेड। जी उसकी प्रेसिडेंट की जो भी उसका जो रिस्पेक्ट है उसके लिए ये यहाँ पर प्रोविजन है। और कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि अगर भारत के राष्ट्रपति किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो क्या उसे तुरंत अरेस्ट किया जा सकता है, क्या उसे जेल में डाला जा सकता है। तो जो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा करना भी है और ऐसा किसी को लगता है कि नहीं प्रेसिडेंट ने कुछ ऐसा क्राइम किया है, तो 2 महीने पहले उसकी सिविल जो प्रोसीडिंग होगी उसके लिए इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी,
2 महीने बाद ही जाकर के उसके ऊपर जो भी उसके जो ऊपर जो भी कार्रवाई करनी होगी उसकी प्रक्रिया को शुरू की जा सकती है। तो इस तरह से प्रेसिडेंट एक ऑनरेबल फुल पर्सन होता है, भारत का राष्ट्रपति एक काफी सम्मानजनक पर्सन होता है और उसके सम्मान में ये उसको प्रिविलेज दी जाती है। आगे है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अभी तक आर्टिकल 60 तक आपने देखा कि भारत के राष्ट्रपति की भारत का राष्ट्रपति होगा 52 में हुआ। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या प्रक्रिया होगी, उसका पदावधि कितना होगा, उसका कार्यकाल कितना होगा, उसकी जो शर्तें हैं वो क्या हैं, ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी। वो शपथ ग्रहण आर्टिकल 60 के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 60 के अनुसार शपथ ग्रहण करता है, ये मैंने बता दिया। अब आपको जानना है कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसको अगर रिमूव करना है, क्योंकि उसका कार्यकाल 5 साल का होता है और 5 साल से पहले अगर उसे हटाना है तो किस बिहाव पर उसे आप हटाएंगे और उसके हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते क्या है। तो आपको जानना चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम इम्पीचमेंट कहते हैं, यानी कि महाभियोग। भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाया जाता है अगर उसे उसके पदवी से हटाना होता है। और उसे कब हटाया जा सकता है? अगर President from his post by the constitution means if he impeached for the violation of constitution, अगर भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान के नियमों का वायलेशन करता है तब जाकर के उसके ऊपर इम्पीचमेंट का प्रोसीजर लगाया जाता है। लेकिन इसके लिए भी भारत के राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट लाने के लिए 14 दिन पहले ही उसे नोटिस देना पड़ेगा कि उसके ऊपर यहाँ पर इम्पीचमेंट लाया जा रहा है। इस तरीके से भारत के राष्ट्रपति को 14 दिन पहले बताया जाएगा और तब जाकर के भारत का राष्ट्रपति अपने लिए भी वहां पर अपने आप को सेव करने के लिए और अपने लिए वहां पर बोल सकता है। इम्पीचमेंट लाने के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि जो भी नोटिस दिया जाएगा, जैसे 14 दिन पहले भारत के राष्ट्रपति को नोटिस दी जाती है कि उसके ऊपर इम्पीचमेंट लाया जा रहा है, तो उसके लिए वो जो पेपर होगा उसके ऊपर कम से कम 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट का सिग्नेचर होना चाहिए। वो जो नोटिस होता है उस पर उनका सिग्नेचर होना चाहिए, कम से कम 1/4 लोगों का। इसके अलावा जब वो बिल किसी भी हाउस में लेकर के आया जा रहा है, चाहे वो लोकसभा है या राज्यसभा है, किसी में भी लेकर के आया जा सकता है, तो उसमें उसे 2/3 यानी 2/3 बहुमत से पास करना होगा, तभी जाकर के वो बिल एक हाउस में पास होगा। और अगर वो एक हाउस में पास हो गया तो दूसरे हाउस में उसको लेकर के जाया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर वो लोकसभा में लेकर के जाया जाता है और वहां से पास हो गया तो फाइनली वो फिर दोबारा राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा भी उस विषय के ऊपर इन्वेस्टिगेट करेगा और अगर उसे लगता है कि जो प्रेसिडेंट है वो गिल्टी है और उसे दोषी पाया जाता है तो वहां पर भी दोबारा से वहां पे इलेक्शन होगा, दोबारा से उसकी वोटिंग हो गई और वहां पर भी उसे 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत से दूसरे वाले हाउस में भी उसे पास करना होगा। और अगर वो वहां पर भी पास हो जाता है तो उसी समय से प्रेसिडेंट को हटा दिया जाएगा और उसे अपने पदवी का त्याग करना पड़ जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया होती है भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाने का, उसे उसके पदवी से हटाने का। इसके अलावा ये एक तरीके का क्वेसी जुडिशियल प्रोसेस होता है। क्वेसी जुडिशियल यानी कि ये पूरा का पूरा जुडिशियल नहीं है, ये ऑफिशियली जुडिशियल है, जिसमें एक नियम के तहत भारत के राष्ट्रपति को हटाया जाता है। आपको यही पता होना चाहिए कि जो महाभियोग लाने की जो प्रक्रिया है क्या सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के लिए ही है या फिर भारत में ऐसी और भी पदवी है जिसके ऊपर महाभियोग लाया जाता है। आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर करके बताइएगा कि और किस किस के ऊपर महाभियोग लाया जाता है, ये प्रोसीजर लेकर के आया जाता है। अब बात करते हैं पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में यहाँ पर क्या उल्लेख है उसे मैं बताता हूं। तो सबसे पहली जो पावर होती है एग्जीक्यूटिव पावर यानी कि कार्यकारी शक्तियां, दूसरी होती है लेजिस्लेटिव पावर यानी कि विधायी शक्तियां, जुडिशियल पावर यानी कि न्यायिक शक्तियां, इमरजेंसी पावर यानी कि आपातकालीन शक्तियां, साथ में वीटो पावर यानी कि अगर वीटो पावर की बात करें तो मना करने की जो शक्ति होती है राष्ट्रपति को किसी बिल को लेकर के वो होती है। साथ में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति और पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट यानी क्षमादान की शक्ति। इसके अलावा डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट दैट इज राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां। तो ये कुल भारत की राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं
और इन शक्तियों के हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इवन दैट ये भी पूछा जाता है कि अगर राष्ट्रपति ये कार्य कर रहा है तो ये उसकी कौन सी पावर है, क्या उसकी कार्यकारी शक्ति है या विधायी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है। तो ये सारा डिटेल अगर आप बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली इन सारे पावर्स के बारे में आपको एक डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए, तब जाकर के आप एक आंसर को करेक्ट कर पाओगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जीक्यूटिव पावर की। देखो एग्जीक्यूटिव पावर क्या होता है, अगर भारत का राष्ट्रपति है तो भारत की गवर्नमेंट अगर कोई भी तरह किसी भी तरह का कार्य करती है तो वो भारत के प्रेसिडेंट के नाम पर ही होता है। कोई भी लॉ अगर पास किया जा रहा है, कोई भी वहां पर नए नियम कानून या अमेंडमेंट हो रहे हैं, तो उन सब पे जो साइन होता है वो भारत के राष्ट्रपति का होता है, यानी कि उसके नाम पर ही ये सारे कार्य किए जाते हैं। भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको अपॉइंट्स करता है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर को शपथ दिलाने का कार्य भारत का राष्ट्रपति करता है और उसकी सलाह पर जो दूसरे मिनिस्टर हैं, जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर हो गया, एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हो गया, ये सभी जो मंत्रीज हैं उन सबको ओथ दिलाने का, अपॉइंटमेंट करने का जो पावर होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। इसके अलावा भारत का जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, CAG, कंप्यूटरल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कमिश्नर, चेयरमैन, मेंबर ऑफ UPSC, गवर्नर ऑफ स्टेट, चेयरमैन और फाइनेंस कमीशन, इन सब का जो अपॉइंटमेंट होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। और यहाँ पे जरूरी ये है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंटमेंट करता है, तो आपका आंसर होगा प्रेसिडेंट। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये उसकी कौन सी पावर है, क्या इसकी कार्यकारी शक्ति है, विधायी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति कार्यकारी शक्तियों में अपॉइंटमेंट आता है, चाहे वो PM का अपॉइंटमेंट कर रहा हो, किसी मंत्री का अपॉइंटमेंट कर रहा हो, या फिर भारत के महान्यायवादी का अपॉइंटमेंट कर रहा हो, CAG का अपॉइंटमेंट कर रहा हो। तो इन सभी चीजों के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये होती है भारत के राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर, यानी भारत के राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव पावर में ये चौथा पॉइंट है, जिसमें वो इंटर स्टेट काउंसिल, यानी कि किसी भी दो राज्यों के बीच में अगर किसी भी तरह का यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उनके बीच में अगर या फिर कोई काउंसिल बनाने की जरूरत पड़ती है, जिसमें अगर बात करते हैं जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया का डिक्लेरेशन करना हो, तो इन सभी मामलों में भी राष्ट्रपति अपना एग्जीक्यूटिव पावर होल्ड करता है। विधायी शक्तियां, भारत के राष्ट्रपति की लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है? शमन, प्रोग्यूज ऑन पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व ऑफ द लोकसभा। किसी बुलावे, शमन यानी कि बुलावा होता है, अगर वो भारत का राष्ट्रपति चाहता है कि जो पार्लियामेंट में एक मीटिंग होल्ड होनी चाहिए किसी टॉपिक को लेकर के, या फिर कोई ऐसा बड़ा डिस्कशन करना हो, तो भारत का राष्ट्रपति समन कर सकता है, दोनों ही लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ ज्वाइन करके बुला सकता है। इसके पास यही पावर हो सकती है कि ही कैन डिसॉल्व द लोकसभा, डिसॉल्व इन द सेंस कि राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा को भंग कर सकता है, उसके जो भी मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें वो पदवी से हटा सकता है। ज्वाइंट सिटिंग की बात करें तो ज्वाइंट सिटिंग, अगर कोई बिल ऐसा होता है जो लोकसभा या राज्यसभा में पास नहीं हो पा रहा है, या फिर किसी ऐसे मामले पर जो दोनों ही हाउस को डिसीजन करना बहुत ही जरूरी होता है, तो ऐसे मामलों पे दोनों ही हाउस को एक साथ बुलाने का जो राइट होता है वो भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अगर दोनों हाउस को अगर बुलाना हो, एक साथ में ज्वाइंट सिटिंग करानी हो, तो कौन बुलाएगा? क्या भारत का वाइस प्रेसिडेंट बुलाएगा, या फिर लोकसभा का चेयरमैन बुलाएगा, या फिर प्रेसिडेंट बुलाएगा, या फिर प्राइम मिनिस्टर बुलाएगा? तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो आंसर होगा वो भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा। इसके अलावा ही कैन प्रोमुलेट ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। अगर जो पार्लियामेंट है, जैसे भारत के जो संविधान है उसमें 3 सेशंस ऐसे बताए गए हैं। 3 सेशन में क्या, एक बजट सेशन होता है, और इसके अलावा मॉनसून सेशन होता है और विंटर सेशन होता है। इन तीनों सेशन में ही रूल्स, नए कानून और नियम बनाए जाते हैं। लेकिन अगर ये सेशन नहीं चल रहे हो तो ऐसे में अगर कोई नियम लेकर के आना हो तो भारत का राष्ट्रपति ही वहां पर अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये जो पावर है भारत के राष्ट्रपति की विधायिक शक्तियां हैं। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति की विधायिक शक्तियों में ये भी होता है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है। आपको पता होगा कि भारत का जो राज्यसभा, पार्लियामेंट का जो हाउस जो है राज्यसभा, उसमें कुल सदस्यों की जो संख्या है वो मैक्सिमम 250 होती है, लेकिन रिसेंटली में 245 है।
जिसमें से 12 सदस्यों को भारत का राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। और ये जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, आपको मैंने पहले बताया है कि ये भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये जो 12 मेंबर होंगे वो किन क्षेत्रों से लिए जाएंगे, तो वो आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस में जो भी पर्सन्स होंगे जो अपनी अपनी क्षेत्रों में काफी ही ग्रेट इन्वॉल्वमेंट रखते हो, तो ऐसे लोगों को यहाँ पर भारत का राष्ट्रपति जो है वो नॉमिनेट करता है और वो राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं। इसके अलावा भारत का राष्ट्रपति 2 सदस्यों को लोकसभा में भी नॉमिनेट करता है जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। He can withhold his assent to bills, return the bills to legislature, apply pocket veto to bills। तो उसके पास वीटो पावर भी होती है, उसके बारे में आगे भी डिस्कस करूंगा, जिसमें वो किसी बिल को लेकर के अपना जो राय है वो दे सकता है, चाहे तो उसे रिटर्न कर सकता है या फिर उसे अपने पास भी रख सकता है। तो इस तरीके से ये भारत की कुल विधायी शक्तियां थी, आप इसे नोट डाउन करते जाइएगा। इसके अलावा वो इसके पास एक और पावर होती है जिसमें वो जो भारत का पार्लियामेंट है यानी कि संसद भवन, उसमें फाइनेंस कमीशन, सीएजी और ओपीएससी की जो रिपोर्ट्स होती हैं उसे लेकर के आने का जो राइट होता है वो भारत के राष्ट्रपति के ऊपर होता है। वो सीएजी, अच्छा सीएजी का कार्य क्या होता है, सीएजी एक्चुअली होती क्या है, तो भारत के प्रधानमंत्री या भारत की जो सरकार है उसके द्वारा जितने भी खर्चे किए जा रहे हो, चाहे वो किसी भी तरह का खर्चा होता है, तो उसका लेखा जोखा तैयार करने का जो काम होता है वो सीएजी का होता है, कंप्यूटरल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का। तो इसकी जो रिपोर्ट है उसको प्रस्तुत करने का जो अधिकार है वो भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। और नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। भारत के राष्ट्रपति के बिना रिकमेंडेशन के कोई भी डिमांड या कोई भी मांग, पैसे से संबंधित जो भी मांग होती है वो नहीं की जा सकती। फाइनेंस कमीशन जो होता है हर 5 साल में भारत का राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। जैसे आप सुनते होगा 15वां फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन, 16th फाइनेंस कमीशन, अभी जैसे 17th फाइनेंस कमीशन चल रहा है। तो ये जो फाइनेंस कमीशन है इसको अपॉइंटमेंट करने का जो राइट होता है वो भी भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। और ये जो फाइनेंस कमीशन होती है वो सेंटर और स्टेट के बीच में जो रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके ऊपर ये डिसाइड करती है कि सेंटर को कितना हिस्सेदारी होनी चाहिए, कितना ज्यादा स्टेट्स को मिलने चाहिए कोई भी पैसे, तो वो उसके ऊपर डिसाइड करता है। इसके अलावा जो भी बिल, अगर बहुत सारे ऐसे बिल होते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल इन द सेंस की कोई भी, जैसे कि मनी बिल की बात करते हैं, तो अगर जो मनी बिल होता है अगर उसे लेकर के आना होता है, आपको यही पता होना चाहिए कि मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही लेकर के आया जा सकता है, राज्यसभा में मनी बिल नहीं लेके आया जा सकता। और मनी बिल लेकर के आने के लिए प्रेसिडेंट का प्रियोर रिकमेंडेशन होना जरूरी है। यानी कि पहले मनी बिल जो जगह ऑर्डिनरी जो बिल होता है वो डायरेक्टली लोकसभा या राज्यसभा में आ जाता है, वहां पर उसे पास कराया जाता है और फाइनली लास्ट में प्रेसिडेंट के पास जाता है और वो उसे साइन करता है। लेकिन मनी बिल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मनी बिल का जो एक्सपेंडिचर होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के थ्रू होता है, यानी कि भारत की जो जमा पूंजी निधि होती है उसमें से इस पैसे को खर्चा किया जाता है। इसलिए भारत का राष्ट्रपति से पहले इसका प्रियोर नोटिफिकेशन लिया जाता है, उसका अप्रूवल लिया जाता है। जब वो अप्रूव करता है तब जाकर वो जो भी लोकसभा है वहां पर उसे पेश किया जाता है और वहां पे पास कराया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है कि किस बिल के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन लेना जरूरी होता है। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वो कौन सा बिल है जिसको राष्ट्रपति डिनाई नहीं कर सकता। डिनाई क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि राष्ट्रपति ने पहले ही इसे अप्रूव कर दिया है और अगर ये लोकसभा में पास हो जाता है, राज्यसभा में पास हो जाता है, तो प्रेसिडेंट इसे डिनाई भी नहीं किया कर सकता। इसके ऊपर कोई भी वो अपना जो वीटो पावर है वो नहीं अप्लाई कर सकता है। न्यायिक शक्तियों की बात करते हैं, जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में क्या आती है, जैसे कि अगर कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज हो, उनको अपॉइंटमेंट करने का जो अधिकार होता है वो भारत के राष्ट्रपति के पास होता है और ये उसकी न्यायिक शक्ति होती है। इसके अलावा उसके पास ये भी पावर होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट से वो एडवाइस ले सकता है किसी भी नियम कानून को लेकर के, या फिर किसी भी तरह का वो नियम कानून से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये भारत के राष्ट्रपति की राइट होती है। और ही कैन ग्रांट पार्डन, यानी कि क्षमादान की जो शक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में से एक शक्ति होती है।
आपातकालीन शक्तियों की बात करें, इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी आपातकालीन शक्तियां होती हैं और वो कौन कौन से आर्टिकल होते हैं। तो जैसे नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपात, भारत में राष्ट्रीय आपात अब तक 3 बार लग चुका है, आपको पता होगा। आप मुझे जरूर मेंशन करिएगा कि 3 बार जो आपातकाल लगे थे कब कब लगे थे, उनका डेट आप जरूर मेंशन करिएगा कमेंट में। तो भारत में अब तक जो नेशनल इमरजेंसी लगी है वो आर्टिकल 352 के तहत लगती है। ये पूछा जाता है कि भारत में अगर इमरजेंसी लगती है, राष्ट्रीय आपात लगता है, तो किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद के तहत लगता है, तो 352। वहीं प्रेसिडेंट रूल, अगर किसी भी स्टेट में क्या होगा कि अगर वहां का जो प्राइम मिनिस्टर जो स्टेट मिनिस्टर है, दैट मीन्स की मुख्यमंत्री, अगर वो संवैधानिक कार्यों को उल्लंघन करता है तो वहां का जो गवर्नर है उसके एडवाइस पर यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल अप्लाई हो जाता है। यानी कि स्टेट का जो भी अब पूरा कार्यभार होगा वो सब का सब प्रेसिडेंट के अंडर चला जाएगा। तो यहाँ पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो होता है वो अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपात जो होता है भारत के संविधान में अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति लागू करता है। तो इस तरीके से 3 इमरजेंसी होती है जो भारत के राष्ट्रपति लगा सकता है। अब बात करते हैं वीटो पावर की। एक्चुअली वीटो पावर क्या होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास एक ऐसी पावर जो किसी बिल को लेकर के उसकी अपनी एसेंट यानी कि उसकी अपनी जो भी इच्छा है वो प्रकट करने की शक्ति होती है। ये 3 तरह की होती हैं। पहली होती है एब्सोल्यूट वीटो यानी कि अत्यंतिक शक्ति, जिसमें राष्ट्रपति किसी बिल को लेकर के उसे असेंट टू बिल करता है यानी उसे विथहोल्ड कर देता है, उसे मना कर देता है। ऐसा कब हुआ था पहली बार? तो आपको पता होना चाहिए कि 1954 में जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तो उन्होंने पेप्सू अप्रोप्रिएशन बिल को लेकर के उसको मना कर दिया था। तो इस तरीके से ये जो पेप्सू जो बिल था उसके लिए यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया था राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो सबसे पहली बार ये एब्सोल्यूट वीटो का यूज किया गया था। उसके अलावा 1991 में वेंकट रमन ने भी इस पावर का यूज किया था इन द असेंट ऑफ द एमपीज सैलरी को लेकर के। तो ये एग्जाम्पल्स भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं। और अत्यंतिक वीटो होता क्या है ये भी आप जरूर रिमेंबर रख लीजिएगा। इसके बाद होता है दूसरा सस्पेंसिव वीटो यानी निलंबनकारी वीटो। इसमें क्या होता है कि अगर कोई प्रेसिडेंट है और वो किसी बिल को लेकर के उसे वापस कर देता है, उसके ऊपर दोबारा रिटर्न कर देता है, तो उसे कहते हैं निलंबनकारी वीटो पावर, सस्पेंसिव वीटो पावर। और ऐसा भारत के राष्ट्रपति 2006 में एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था, सस्पेंशन वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। किस लिए किया था? आफ्टर विच है रिकमेंडेशन प्रॉफिट बिल को लेकर के, है ना, प्रॉफिट बिल था उसको लेकर के भारत के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने 2006 में सस्पेंसिव वीटो पावर का यूज किया था। तीसरा जो पावर होती है वो होती है पॉकेट वीटो, और ये भी काफी दिलचस्प होती है क्योंकि इसमें जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो किसी बिल के ऊपर अपना कोई एसेंट देता ही नहीं है और उसे चुपचाप अपने ही पास रख लेता है, ना तो उसे साइन करता है और ना ही उसके पास कहा जाता है। तो इस तरह से वो बिल प्रेसिडेंट के पास ही रह जाता है और वो दोबारा कभी न्यूज में नहीं आता। ऐसा माना जाता है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसके पास बिगर पॉकेट होता है एज कम्पेयर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट, क्योंकि वो अपने पॉकेट में जब रख लिया तो दोबारा ना तो कोई उसे पूछ सकता है कि आप उसे कब वापस साइन करके दे रहे हो, ना ही उसे दोबारा लेके आया जा सकता है। तो इस तरीके से भारत के जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह जी, इन्होंने 1986 में इस पावर का यूज किया था। किस मामले में? तो पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल, और इसे तब से लेकर अब तक ये दोबारा लागू नहीं हो सका है। अल्टीमेटली ये खारिज कर दिया गया था पूरी तरीके से। तो इस तरीके से ये भारत के राष्ट्रपति की जो वीटो पावर्स थी, मेनली 3 जो वीटो पावर थी वो यहाँ पर मैंने आपको बताई, और यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट रखिएगा। और एक चीज नोट डाउन ये कर लीजिएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं उसमें भारत का राष्ट्रपति वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसे उस पे अपना एसेंट देना ही होता है, उसे मना नहीं कर सकता। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को भी राष्ट्रपति वीटो पावर के द्वारा रोक सकता है या मना कर सकता है? तो आपका आंसर होगा नहीं।
चलिए अब बात करते हैं अध्यादेश बनाने की शक्ति यानी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, दैट इज फ्रॉम आर्टिकल 123। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है जाता है कि अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है भारत के राष्ट्रपति का किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 123। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी हाउस जैसे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उनमें से अगर कोई हाउस सेशन में नहीं हो या फिर केवल एक ही हाउस सेशन में हो, दूसरा हो ही ना, यानी कि जैसे राज्यसभा तो डिसॉल्व नहीं होता, यानी कि अगर लोकसभा डिसॉल्व हो चुका है, उसमें कोई भी पार्टी पावर में नहीं है, तो ऐसे में भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश क्या होता है कि अगर कोई भी जरूरत के हिसाब से अगर कोई ऐसा नियम कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती है और अगर हाउस नहीं है वहां पर पावर में या फिर वहां पर सेशन नहीं चल रहा है, तो ऐसे में राष्ट्रपति अपने अनुसार वहां पर नियम पास कर देता है और ये नियम अगले 6 महीने के लिए जारी रहती है। 6 महीने तक ये नियम कानून चलता रहता है और 6 महीने के बाद 6 वीक में इसको जो भी पार्लियामेंट है उसमें इसको रिसेंबल करना होता है, इसे पास करना होता है। अगर ये पास नहीं हो पाता तो इसे नल एंड वॉइड मान लिया जाता है और उसी दिन से नियम समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से जो ऑर्डिनेंस होती है उसका कुल जो टर्म होता है वो 6 मंथ प्लस 6 वीक होता है और ये पूरा का पूरा वहां पर इतने टाइम में उसको पास कराना होता है। अगर नहीं पास होता है तो वो वहां पे खत्म हो जाएगा, वो रूल खत्म हो जाएगा। ही कैन इश्यू एन ऑर्डिनेंस ओनली ऑन एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि जो पीएम होता है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है, उसके एडवाइस पर ही भारत का राष्ट्रपति यहाँ पर ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। ऑर्डिनेंस जारी करने की जो पावर होती है वो 123 अनुच्छेद 123 में आती है। भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां यानी पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट 72 अनुच्छेद 72 में ये आता है। ये जो अनुच्छेद जो मैं बता रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी जो आपके एग्जाम आने वाले हैं उन सभी एग्जामों में ये अनुच्छेद जरूर पूछे जाएंगे, उनकी जो पावर है वो पूछी जाएंगी। आप इसको जरूर ध्यान से पढ़िए और समझते चलिए। देखिए, राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्तियां होती हैं वो अलग अलग होती हैं। ऐसा नहीं कि हर एक मामलों में वो भारत का राष्ट्रपति क्षमा ही कर देगा, नहीं, वो उसकी अलग अलग पावर होती है। जैसे कि ग्रांट पार्डन क्षमादान की शक्ति होती है, रेप्राइव यानी राहत दे सकता है, कम्यूटेशन यानी कि उसमें कुछ चेंजेस ला सकता है, रिमिशन यानी छूट दे सकता है। तो इस तरीके से भारत के राष्ट्रपति की ये क्षमादान की जो शक्तियां होती हैं उनके अपने अलग अलग मीनिंग होते हैं। जैसे अगर किसी को कैपिटल पनिशमेंट मिला हुआ है तो वहां पर वो चाहे तो उसके सजा को कम कर सकता है, या फिर अगर उसे लगता है कि नहीं ये बिल्कुल ही गलत है तो उसे माफ भी कर सकता है। और अगर उसे लगता है कि नहीं इसकी प्रकृति को बदल देना चाहिए, जैसे कि अगर फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलना हो तो इस तरीके से भारत का राष्ट्रपति उसे बदल सकता है, या फिर किसी को उम्र कैद की सजा मिली हो तो उसे कम करना हो, तो इस तरीके की पार्डन जो पावर होती है राष्ट्रपति के पास होती है और वो ऐसा कर पाता है। ठीक इसी तरीके से गवर्नर के पास भी आर्टिकल 161 के तहत ये पावर दी गई है। ये याद रखिएगा, भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसके पार्डनिंग पावर आर्टिकल 72 है, अनुच्छेद 72। वहीं जो राज्य का राज्यपाल होता है उसके पास भी ये पावर होती है और वो अनुच्छेद 161 के तहत होता है, लेकिन वो डेथ सेंटेंस को यहाँ पर पार्डन नहीं कर सकता, माफी नहीं दे सकता जिस तरीके से राष्ट्रपति दे देता है। और अगर किसी को कोर्ट मार्शल हुआ है, जैसे कि जो सेना होती है उसके द्वारा कोर्ट मार्शल हुआ है, तो इस तरीके के मामलों में भी वो इंटरफेयर नहीं करता। प्रेसिडेंट जो भी ये अपने पावर को एग्जीक्यूट करता है, एक्सरसाइज करता है, वो सारे के सारे पावर जो होते हैं वो यूनियन कैबिनेट के एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट कार्य करता है। एक तरीके से बात को जो राष्ट्रपति होता है वो रबर स्टैम्प होता है यूनियन गवर्नमेंट का और उसके ही एडवाइस पर ये सारे कार्य करता है। अब राष्ट्रपति की कुछ विवेकाधीन शक्तियां भी होती हैं, यानी कि डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, जिसमें वो अपॉइंटमेंट ऑफ द पीएम यानी कि जो प्रधानमंत्री है भारत का, अगर कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं है ऐसे में प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, तो इसका जो डिसीजन लेने का जो अधिकार होता है वो भारत के राष्ट्रपति के पास होता है और वो इसके लिए किसी से सलाह नहीं लेता। वो अपने विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल करके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट करता है, या फिर अगर प्रेसिडेंट डाइज प्राइम मिनिस्टर डाई कर जाता है सडनली, तो ऐसे में अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा इसके लिए भी डिसीजन लेने का अधिकार जो होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है। इसके अलावा डिसमिसल होता है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को वो डिसमिस करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास होता है अगर लोकसभा में जो उसका कॉन्फिडेंस है, जैसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आया जाता है,
अब नो कॉन्फिडेंस मोशन होता कैसे है कि अगर कोई सरकार जो अपना बिल लेकर के आती है और अगर वो लोकसभा में पास नहीं हो पाता है, अगर वो नहीं हो पाता है, इसका मतलब कि कॉन्फिडेंस जो है सरकार ने खो दिया है और ऐसे में राष्ट्रपति जो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिसल कर देता है, उन्हें पदवी से हटा देता है। ड्यू सॉल्यूशन ऑफ लोकसभा इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट इट्स मेजॉरिटी, और अगर मिनिस्टर्स ने अपनी मेजॉरिटी खो दी है तो ऐसे में लोकसभा को भंग करने का जो अधिकार होता है वो भी राष्ट्रपति के पास होता है। यूज ऑफ सस्पेंशन वीटो इन केस ऑफ बिल, तो आपने मैंने पहले ही बता दिया, सस्पेंसिव वीटो का पावर भी यूज करता है भारत का राष्ट्रपति। तो इस तरीके से ये सारे जो भी टॉपिक्स थे, जो भी यहाँ पर डिटेल्स आंसर्स थे, वो मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं भारत के राष्ट्रपति से संबंधित। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे डिटेल्स काफी अच्छे से समझ में आया होगा। और जो मैं आगे आपको क्विज लेकर के आने वाला हूँ, अभी आज ही मैं वो लेकर के आ जाऊंगा इस वीडियो के बाद तुरंत ही, तो आप उसे जरूर देखिएगा। और उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि किस राज्य में संविधान के अनुसार शासन न चला पाने के कारण राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक संकट की घोषणा कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अनुच्छेद से संबंधित यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो इसका आंसर आप जरूर सही से करके देंगे और आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन पूछा था सबसे पहले, अभी ये दूसरा क्वेश्चन मैंने इस पे पूछ दिया है, तो इन दोनों ही क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को आप जरूर जाकर के देखिए। यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और इसे आप तैयार कर लीजिए, आपके पेपर अच्छे जाएंगे। और इस तरीके से दूसरे वीडियोज को देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वहां पर जाकर के प्लेलिस्ट में जितने वीडियोस मैंने अभी तक डाले हैं इस तरीके के टॉपिक्स को, करेंट इश्यूज को लेकर के और करंट अफेयर्स को लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं लेकर के आता हूं, उन सभी को आप जाकर के देखिए। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगेगा और बहुत सारा फायदा मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के बोलिए, ताकि आपकी जो तैयारी है वो और भी ज़्यादा बूस्ट हो सके। इसमें अगर किसी भी तरह का अमेंडमेंट आप चाहते हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताओ और मैं उसमें जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करूंगा। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।